हाँ तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में पूर्ण रूप से स्वपरागण की डिफिनेशन के बारे में पढ़ लिया था और परपरागण के डिफिनेशन के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है ना। और परागण किसे कहते हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? स्वपरागण के प्रकार के बारे में, कि स्वपरागण कितने प्रकार का होता है और कैसे होता है। हमने स्वपरागित पुष्प के लक्षण भी पढ़ लिए थे कि पुष्प में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं जिनमें स्वपरागण की क्रिया होती है। हमने लक्षण को भी काउंट करवाया था, ठीक है ना। इतना तो हो गया था पूर्ण रूप से। अब उसके आगे, ठीक है ना, हमको क्या पढ़ना है? स्वपरागण के प्रकार पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, स्वपरागण के कितने प्रकार? 2 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन सा होता है तो ध्यान दीजिएगा। एक हम लिखते हैं स्वयुग्मन होता है। क्या होता है? स्वयुग्मन होता है। स्वयुग्मन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई एक पुष्प हो, ठीक है, कोई एक पुष्प हो, ये क्या है? ये उसका फीमेल वाला पार्ट है पुष्प का, और इसी में एक ये क्या है? स्टेमन है जो मेल वाला पार्ट है। ध्यान दीजिएगा। और ये थैलमस है जिसे आप रिसेप्टर कहते हैं। बातें समझ में आ रही हैं? ये तो स्वयुग्मन में क्या होता है कि एक ही पुष्प में दोनों ऑर्गन पाया जाता हो, एक ही पुष्प में दोनों ऑर्गन पाया जाता हो, और ये जो परागकण है, ये परागकण यहाँ पे जाके स्थानांतरित हो जा रहे हैं। किस पे? स्टिग्मा पर। ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे जाके स्थानांतरित हो जा रहे हैं? स्टिग्मा पर। अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं? स्वयुग्मन कहते हैं। मतलब स्व का मतलब अपना, स्वयं का, युग्मन का मतलब अपने ही युग्मक के द्वारा। अब ये देखिए, स्वयुग्मन मतलब ये इसी पुष्प का दोनों पार्ट है ना, इसी ही पुष्प का दोनों पार्ट है, इसीलिए इसे हमने क्या कह दिया? स्वयुग्मन कह दिया। तो इसकी अगर डिफिनेशन हम लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे स्वयुग्मन की डिफिनेशन लिख रहे हैं। हमने कहा जब किसी एक ही पुष्प में नर व मादा जननांग पाए जाते हैं और नर जननांग क्या करता है? स्टिग्मा के ऊपर परागकण को ले जाके रखता है, या नर जननांग परागकण रिलीज करता है। नर जननांग परागकण रिलीज करता है, ठीक। और वही, ठीक ना, उसी पुष्प का क्या होगा? स्टिग्मा, ठीक, क्या करेगा? उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो रिलीज करता है तथा उसी पुष्प का, ध्यान दीजिएगा, उसी पुष्प का स्टिग्मा उस परागकण को, उस परागकण को ग्रहण कर लेता है। तो इस क्रिया को स्वयुग्मन कहते हैं। बातें समझ में आई? हमने क्या कहा? स्वयुग्मन किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि कोई एक पुष्प हो, उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाए जाते हों। जब वो दोनों पार्ट पाए जा रहे हों और उसी के साथ साथ में क्या हो रहा है? इसके एंथर पे परागकण का निर्माण हो रहा है, और ये परागकण विकसित होकर उसी पुष्प के स्टिग्मा पर जाके स्थानांतरित हो जा रहे हैं, जिससे पॉलिनेशन की क्रिया संभव हो जा रही है। जब ये पॉलिनेशन क्रिया उसी पुष्प के,
ठीक ना, कार्पल पिस्टिल के स्टिग्मा पर जाके ठीक ना स्थानांतरित होते हैं, तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वायुग्मन कहते हैं। बातें आपको समझ में आई? स्वायुग्मन किसे कहते हैं? अब इसी से एक और टॉपिक है ठीक ना स्वपरागण का, कि एक स्वायुग्मन आपको समझ में आ गया। दूसरा क्या है, सजात पुष्पी परागण। ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्या है, सजात पुष्पी परागण। ठीक है ना, ये दो आपको आने चाहिए। किसमें आने चाहिए? आपको स्वपरागण के अंतर्गत आने चाहिए, सेल्फ पॉलिनेशन के अंतर्गत आने चाहिए। हमने एक तो लिख दिया आपका स्वायुग्मन किसे कहते हैं, दूसरा आप सुन लीजिए। जैसे यहीं पे क्या कर दें, मान लीजिए कोई एक थर्मस हम ऐसे, ठीक है ना, कोई एक थर्मस ऐसे हमने बनाया और इसी के ऊपर ये क्या है, ये कार्पल है। ठीक है ना, इसी के ऊपर एक हमने क्या बना दिया, यहाँ पे कार्पल बना दिया। ठीक, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा फिगर अच्छा रहेगा तो बेहतर है। बायोलॉजी फिगर के ऊपर डिपेंड करती है, इसको भी आप जानते ही हैं। जिसको बात फिगर आता है वही बायोलॉजी अच्छे से पढ़ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब क्या है कि ये कोई एक फीमेल पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, पुष्प का फीमेल पार्ट है। हमने क्या कहा, सजात पुष्पी परागण पढ़ रहे हैं। जब सजात पुष्पी परागण पढ़ रहे हैं तो इसमें मान लीजिए इस पुष्प में सिर्फ मेल पार्ट पाया गया, फीमेल पार्ट नहीं पाया गया। ठीक है ना, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाए गए, स्टिग्मा पाए जा रहे हैं और मेल पार्ट नहीं पाया जा रहा, ऐसे कुछ पाया जा रहे हैं, स्टिग्मा पाए जा रहे हैं। ये बहुत सारे, ओ सॉरी स्टिग्मा नहीं, स्टेमन पाए जा रहे हैं। ये बहुत सारे क्या पाए जा रहे हैं, स्टेमन पाए जा रहे हैं ये। ठीक है ना, ये सभी के सभी स्टेमन पाए जा रहे हैं। और ये क्या पाया जा रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये आपका पिस्टिल होता है, ये तो आप जनबे करते हैं, ये पिस्टिल होता है। ठीक है ना, हम लगभग 4-5 दिन से यही चीजें बता रहे हैं, पिस्टिल स्टिग्मा के बारे में, स्टेमन के बारे में। हम कहाँ तक पहुंचे हैं, पॉलिनेशन तक पहुंचे हैं, यही पढ़ते पढ़ते। अब हमने क्या कहा कि सजात पुष्पी परागण किसे कहते हैं। सजात पुष्पी परागण क्या होता है कि जब कोई एक पौधा हो, ठीक है ना, मान लीजिए ये भी और ये भी, दोनों पुष्प एक ही पौधे की हैं, दोनों पुष्प क्या हैं, एक ही पौधे पे उगे हुए हैं। ठीक है ना, एक ही पौधे पे पाए जा रहे हैं और इसका परागकण, ठीक ना, इसका परागकण इसके ऊपर जाके स्थानांतरित हो जा रहा है। गौर से देखिएगा आप लोग, हम क्या कह रहे हैं। हमने कहा जब पौधा एक हो, उस पे पुष्प 2 पाए जाते हों, ठीक है ना, और 2 पुष्प पाए जाते हैं, दूसरा पुष्प क्या कर रहा है, दूसरे पुष्प पे उपस्थित जो पिस्टिल पाया जाता है उसके ऊपर जो स्टिग्मा होता है, वहां पे ये परागकण जाके स्थानांतरित हो रहा है। जब ये परागकण वहां पे जाके स्थानांतरित हो रहा है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण कहते हैं। मतलब इसी के जैसा है। बातें समझ में आई? हमने क्या कहा, फिर से सुनिए एक बार। हमने कहा कि एक ही पौधा हो, एक ही पौधे पे 2 अलग अलग पुष्प पाए जाते हों। जब 2 अलग अलग पुष्प पाए जा रहे हैं, ठीक है ना, और ये पुष्प इस, ठीक है ना, पुष्प को परागित कर रहा है। जब ये पुष्प इस पुष्प को परागित कर रहा है तो इसी परागण की क्रिया को या इस प्रकार की परागण की क्रिया को हम क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण कहते हैं। बातें समझ में आई? अब एक चीज इसमें और देख लीजिए, इसमें क्या है कि ये जो परागण की क्रिया हो रही है, ठीक है ना, ये देखिए यहां से यहां तक परागकण जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होगी इसमें। ठीक है ना, माध्यम क्या हो सकते हैं, चाहे वो कीट हो सकता है, पक्षी हो सकता है, या कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है ना, चाहे वो आजीवी हो सकते हैं या जीवी हो सकते हैं। आजीवी में क्या क्या आएंगे, आपका जल आएगा और वायु आएगी। ठीक है ना, दूसरा क्या, जीवी में क्या आएंगे, जीवी में कोई जंतु आ सकता है, कीट, चींटी आ सकती हैं, ठीक है ना, मॉथ, ग्रासोहोपर, कोई भी आ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ये हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यदि इसमें किसी जीव की आवश्यकता हो रही है परागण की क्रिया के लिए, ध्यान दीजिएगा, किसी जीव की आवश्यकता हो रही परागण की क्रिया के लिए, तो ये क्रियात्मक रूप से क्या हो गया, ये पर परागण हो गया। अब देखिए इसी में हमने समझाने की कोशिश की है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, स्वपरागण पढ़ रहे हैं, लेकिन ये स्वपरागण तो है, सही बात है, ये जेनेटिकली स्वपरागण है,
जेनेटिकली का मतलब क्या, ये एक ही पौधे पे दोनों पुष्प पाया गया, तो जो जेनेटिक मटेरियल इस पौधे का था वही जेनेटिक मटेरियल इसका भी होगा, और जो जेनेटिक मटेरियल इसका वही जेनेटिक मटेरियल इसका भी होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पुष्प एक ही पौधे पे पाए जा रहे हैं ना, तो इसलिए जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल सेम रहेगा, कोई भी वेरिएशन नहीं पाया जाएगा। इतनी बात तो सही है। लेकिन ये जो परागकण है या परागण की जो क्रिया हो रही है वो जेनेटिकली क्या है, वह जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है। जेनेटिकली क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। लेकिन यदि हम फिजिकली देखें तो यहाँ पे किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होगी यहाँ से यहाँ तक परागकण को पहुंचाने के लिए। क्यों? क्योंकि दूसरे पुष्प पे पहुंचाना है ना, जब दूसरे पुष्प में पहुंचाना होता है तो इसका मतलब पुष्प कैसा होगा, एक्सपोज होगा, खुला हुआ होगा। जब खुला हुआ होगा तभी तो परागकण जाएगा दूसरे पुष्प का दूसरे पुष्प में। तो ये क्या होगा, ये इसको हम कह सकते हैं कि ये क्रियात्मक रूप से क्या है, परपरागण है। लेकिन यदि हम आनुवांशिक रूप से देखें ये क्या हुआ, स्वपरागण हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण कहते हैं। तो इसकी अगर हम डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, लिख रहे हैं यहीं से हम, जब एक पादप पर दो अलग अलग पुष्प पाए जाते हैं, दो अलग अलग पुष्प, दो अलग अलग पुष्प परागण की क्रिया करते हैं, अलग अलग पुष्प परागण की क्रिया करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण कहते हैं। बातें समझ में आई, हमने क्या लिखा है? चलिए डिफिनेशन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके लिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमने कहा जब एक पादप पर, मतलब एक ही पादप ये, ठीक ना, ये पादप कितना एक के तो है, ठीक ना, जब एक पादप पर दो अलग अलग पुष्प, देखिए ये दो अलग अलग पुष्प हैं, ठीक ना, ये मेल ये फीमेल है, ठीक ना, अलग अलग पुष्प परागण की क्रिया करते हैं, तो ये दोनों अलग अलग पुष्प क्या कर रहे हैं, परागण की क्रिया कर लिए, ठीक है ना, क्रिया करते हैं, तो इसे हम सजात पुष्पी परागण कहते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के परागण में, अब यहीं पे हम नोट भी लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, क्या इस प्रकार के, ठीक है ना, परागण की क्रिया में इस प्रकार के परागण की क्रिया में, ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले ये हैं जो भी जस्ट आपको हमने बताया कि इसमें आनुवांशिक रूप से सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन ये क्रियात्मक रूप से क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। इस प्रकार के परागण की क्रिया में, ठीक है ना, आनुवांशिक रूप से स्वपरागण कॉमा, फिर क्रियात्मक रूप से परपरागण पाया जाता है। अब आपको नोट समझ में आना चाहिए अच्छी तरीके से, और इम्पॉर्टेंट भी है, आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे थोड़ा भी, ठीक है ना। क्या है, इस प्रकार के परागण की क्रिया में, ठीक ना, आनुवांशिक रूप से, क्या आनुवांशिक हमने क्यों कहा, क्योंकि ये एक ही पादप के, ठीक है ना, दोनों पुष्प हैं, दोनों की आनुवांशिकताएं बिल्कुल समान होंगी, ये जेनेटिक रूप से बिल्कुल क्या होंगे, समान होंगे। आनुवांशिक रूप से क्या, स्वपरागण है, कॉमा, क्रियात्मक रूप से परपरागण, लेकिन ये क्या है, क्रियात्मक रूप से क्या है, परपरागण, मतलब क्या
कि पर परागण में हमने पढ़ा था ना, किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की। माध्यम क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इसीलिए इसको हम क्या कह दिए, ठीक है ना, कि ये क्रियात्मक रूप से क्या है, पर परागण है। हाँ, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। फिर आगे चलें, एक बार आप देख लीजिए पूरा का पूरा, फिर हम आगे चल रहे हैं। चलिए, अब हम स्वपरागण का पूर्ण रूप से हो गया है। अब हम किस टॉपिक पर मूव करेंगे, तो हम इसके जस्ट आगे एक टॉपिक है, ठीक है ना, पर परागण। पर परागण दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, आप एक जानते होंगे, ठीक है ना, जीवीय परागण, एक आप जानते होंगे आजीवीय परागण। तो हम आज चर्चा किसके बारे में करेंगे, आजीवीय परागण के बारे में करेंगे, ठीक है ना। जीवीय परागण के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि आपका आजीवीय। आजीवीय का मतलब क्या, कि ऐसे पुष्प जिनमें परागण की क्रिया किसके द्वारा होती हो, या वायु के द्वारा होती हो या फिर जल के द्वारा होती हो। जैसे आप जानते होंगे मक्का के बारे में अगर हम बात कर लें, जिसे आप इंग्लिश में मेज कहते हैं, या फिर हम बात कर लें, ठीक ना, किसके बारे में, वीट मतलब गेहूं के बारे में, या फिर हम बात कर लें पैडी मतलब धान के बारे में। इन सब में परागण की जो क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, वायु के द्वारा होती है, ठीक है ना। फिर अगर हम जल के बारे में बात कर लें कि जल में किसके द्वारा परागण की क्रिया होती है, ठीक है ना, तो वो आप जानते होंगे कि ऐसे भी कुछ पादप होते हैं जो पूर्ण रूप से जल के सतह के अंदर पाए जाते हैं और उनमें परागण की क्रिया जल के माध्यम से होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बता दें तो आपको वेलिसनेरिया हाइड्रिला, ठीक है ना, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका, वेलिसनेरिया और हाइड्रिला, ठीक है ना। अब हम बात अगर करें, हम किसके बारे में कर रहे थे, आजीवीय परागण के बारे में, ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे थे आजीवीय परागण। आजीवीय परागण, आजीवीय परागण का मतलब क्या, जिसमें जीवों की आवश्यकता ना होती हो परागण की क्रिया के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, आजीवीय परागण कहते हैं। क्या, जिसमें, ठीक है ना, परागण की क्रिया के लिए, जिसमें परागण की क्रिया के लिए, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, जिसमें परागण की क्रिया के लिए किसी जीव की आवश्यकता ना होती हो, ठीक है ना, बल्कि वायु व जल के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है, ठीक है ना। वायु, क्या लिखा गया, जल, वायु व जल के द्वारा परागण की क्रिया, ठीक है ना, क्या होती है, संपन्न होती है, संपन्न होती है। बातें समझ में आ रही हैं। ये क्या हो गया आपका, आजीवीय परागण हो गया। मतलब क्या, कि परागण की क्रिया के लिए हम किसी भी जीव की हमें आवश्यकता नहीं है, बल्कि किसकी आवश्यकता है, यहाँ पे हम इसको बॉक्स में कर दे रहे हैं, किसकी आवश्यकता है, जल और वायु की आवश्यकता है। तो अब हम क्या यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, हम डालेंगे वायु परागित, क्या डालेंगे, वायु परागित पुष्प। वायु परागित पुष्प कौन कौन से हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वायु परागित पुष्प। अब हमें जानते हैं वायु परागित पुष्प कौन होते हैं,
ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वायु परागित पुष्प के लक्षण। तो यहाँ पे हम फिर क्या लिखेंगे, लक्षण। लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा पुष्प के, ठीक है ना। पहला क्या होगा, पहला लक्षण वायु परागित पुष्प का ये होगा कि जो पुष्प होंगे, ठीक है ना, वे कैसे होंगे, मकरंद रहित होंगे, ठीक है ना। पुष्प कैसे होंगे, पुष्प मकरंद मकरंद रहित होते हैं, मकरंद रहित होते हैं। फिर दूसरा क्या, वायु परागित पुष्प के परागकण क्या होते हैं, शुष्क और छोटे होते हैं। वायु परागित पुष्प के परागकण शुष्क व छोटे होते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये, अच्छा हाँ, वायु परागित पुष्प, अब समझ लीजिए इसको थोड़ा सा। हमने क्या कहा, पुष्प मकरंद रहित होता, मतलब क्या उसमें, ठीक ना, पुष्प जूस नहीं पाया जाता है। आप देखिए मक्का है, मक्के के पुष्प में कौन सा जूस पाया जाता है, कोई नहीं, ठीक है ना। अरे मक्के का पुष्प का परागकण कहाँ निर्माण होता है, आप जब मक्के का प्लांट बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना, तो यहाँ पे मान लीजिए लीफ है, ये पत्ती है, यहाँ पे कुछ आपको इस प्रकार से जो संरचना दिखाई देती है, ठीक है ना, जहाँ पे मक्के के दाने पड़ते हैं, ये थोड़ी ना होता है, ये तो ये कौन सा पार्ट हो गया, ये फीमेल पार्ट हो गया। ये ऊपर जो आपको कुछ इस प्रकार से संरचनाएं दिखती हैं, ऐसी संरचना, ठीक है ना, कि इसमें परागकण का निर्माण होता है यहाँ पे। और जो यहाँ पे परागकण का निर्माण हो रहा है, तो ये कौन सा आपको महकता है, बताइए, कुछ नहीं ना, थोड़ा भी महक नहीं आती है। इसमें कौन सा रस पाया जाता है, कोई रस नहीं पाया जाता। तो हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो परागकण होते हैं यहीं पे निर्माण होते हैं। आप एनसीईआरटी पढ़िए, आपको बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगा, ठीक है ना। आप थोड़ा सा वीडियो देखते रहिए और एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, अच्छी तरीके से एक एक चीजें कंफर्म होती जाएंगी, कुछ भी नहीं छूटेगा, ध्यान रखिएगा आप। बस वीडियो आप कंटिन्यू देखते जाइए, ठीक है ना, बीच में नहीं छोड़ना। अगर बीच में छोड़ रहे हैं समझ लीजिए फिर तो बेकार है। आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए, तब समझ में आएगी कोई टॉपिक। बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। पुष्प मकरंद रहित होते हैं, मतलब क्या कि उसमें कोई भी जूस नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। दूसरा क्या, वायु परागित पुष्प के परागकण शुष्क व छोटे होते हैं। शुष्क छोटे क्यों होते हैं, मान लीजिए अगर चिपचिपा रहेगा तो कहीं पे भी जाके चिपक जाएगा, तो फिर वो कैसे जाएगा जहां पे उसको जाना चाहिए, ठीक है ना। मान लीजिए गेहूं का परागकण है, ठीक है, या फिर मक्के का परागकण है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना मक्के में, कि मक्के के परागकण को यदि एक बार हवा का झोंका लग जाए तो वो 1400 किलोमीटर ट्रैवल कर जाता है। मतलब सोचिए आप कितनी यात्रा कर जाता है, एक बार हवा का झोंका लगेगा तो आप 1400 किलोमीटर, मतलब कितनी दूरी हो जाती है, सोचिए आप, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये शुष्क होते हैं तभी तो इतनी दूर तक चले जाते हैं, एक बार हवा का झोंका लगता है, ठीक है ना। और पहली कंडीशन क्या, छोटे भी होते हैं, छोटे रहेंगे तभी तो वायु में आसानी से ये तैर सकेंगे। हमने क्या, हम क्या पढ़ रहे हैं, वायु परागित पुष्प, ठीक है ना, या वायु परागित पुष्प के लक्षण। हम पहला क्या है, इसमें लक्षण पढ़ रहे हैं ना, तो लक्षण क्या होने चाहिए, यही तो होने चाहिए, तभी तो उसमें वायु परागण की क्रिया संभव होगी। फिर उसके बाद अगर हम तीसरे के बारे में बात कर लें, ठीक है ना, वायु परागित पुष्प, वायु परागित पुष्प के जननांग एक्सपोज होते हैं। एक्सपोज होने का मतलब क्या, खुले होते हैं, एक्सपोज होते हैं। वायु परागित पुष्प के जननांग, ठीक है ना, खुले होते हैं, खुले होते हैं, खुले होते हैं। मतलब क्या कि आप देखते होंगे, मक्का के बारे में हम बात कर लें तो मक्का में क्या होता है कि मक्का पूर्ण रूप से ऐसे, ठीक है ना, वो जो होता है उसका पूर्ण रूप से ये वाला भाग ऐसे, तो ये क्या होता है, ये पूर्ण रूप से खुला होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना, तो खुले होते हैं। लेकिन अगर हम तुअर के बारे में बात कर ले, अरहर के बारे में, तो अरहर का देखिए कभी पुष्प देखिए, ठीक ना, या फिर हम मटर के बारे में बात कर लें, ठीक ना, पी
ठीक, तो उनका पुष्प जब देखेंगे तो पूर्ण रूप से बंद रहता है। जब वो बंद रहेगा तो उसमें वायु परागण कैसे होगा, जब वायु में परागकण उड़ के आ रहा तो ऊपर चिपक के रह जाएगा ना, दल पे चिपक के रह जाएगा, अंदर थोड़ी ना प्रवेश कर पाएगा। तो अगर खुला रहेगा तबे तो उस पे स्टिग्मा पे जाके चिपकेगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि वायु परागित पुष्प के जननांग खुले होते हैं, मतलब एक्सपोज होते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या, वायु परागित पुष्प चौथा लिख दीजिए, ठीक ना, 5 टोटल लिखा जाएगा। वायु परागित पुष्प, ठीक ना, में वायु परागित पुष्प में सुगंध नहीं पाई जाती है, सुगंध नहीं पाई जाती है, ठीक। फिर नंबर 5, वायु परागित पुष्प में परागकणों की संख्या बहुत अधिक होती है, परागकणों की संख्या अधिक होती है। अब ये आपको मैं समझा रहा हूं अधिक क्यों होती है, चलिए इधर ध्यान दीजिए, इसीलिए तो मैंने जगह छोड़ के रखा था। ये क्या है, आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई एक मक्का का प्लांट है ये, ठीक है ना, इस पे ये क्या है, ये जहां पे पोलन ग्रेन निर्माण हो रहा, परागकण निर्माण हो रहा। मान लीजिए दूसरा कोई मक्के का प्लांट है ये, ठीक है ना, नजदीक में बना रहे हैं, ये दूसरा कोई मक्के का प्लांट है, इसमें हम लीफ बना दें, नहीं तो आप लोग कुछ और समझ लेंगे, कहेंगे ताड़ का पेड़ था, ठीक है ना। ये इसके टेसल्स हो गए, ठीक है ना, ये जिसमें आप लोग दाने बनता जिसे आप भुट्टा कहते हैं, ठीक है ना, ये रह गया। अब उसके बाद ये क्या हो गया, ये दूसरा कोई मक्के का प्लांट है, इसमें यहाँ पे ये, ठीक है ना, परागकण हुआ, और क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जिसमें दाने पड़ेंगे मक्के की, वो ये टेसल्स है, जो आपको बाल जैसी संरचना दिखती है, वास्तव में स्टिग्मा यही होता है इसका, ठीक है ना, ये टेसल्स है, ध्यान से देखिएगा। अब ये क्या होता है कि यदि यहाँ पे परागकण बहुत अधिक मात्रा में नहीं होंगे, वायु परागित पुष्प है, तो मान लीजिए हवा जो है इस दिशा में चल जाए, तो इसके परागकण इस दिशा में चले जाएंगे, आने चाहिए थे यहाँ तक, ठीक ना, इस दिशा में, लेकिन चले किस साइड गए, उस दिशा में चले गए, उस साइड चले गए। इसका मतलब क्या हुआ कि वायु परागित जो पुष्प होते हैं ना, उसमें चांस फैक्टर होता है परागण की क्रिया, कि परागण क्रिया होगी कि नहीं होगी। देखो फिगर में फिर से देखो आप लोग, एक बार समझ में आ जाएगा। हमने क्या कहा, मान लीजिए ये 2 मक्का का प्लांट है, इसका परागकण इसको परागित करने वाला था, ठीक है ना, और इसका परागकण यहाँ पे है। अब ये परागकण तो यहाँ पे आ नहीं पाएगा, इस साइड है, अगर इस साइड की हवा चलेगी तो इसका परागकण भी इस पे आने की संभावना है, ठीक है ना, लेकिन इसका परागकण इधर चले जाने की संभावना है। तो इसमें क्या होता है, चांस फैक्टर होता है। अगर इस साइड की हवा चली तो इधर ये आएगा, इसको परागित करेगा, इस साइड की हवा चली तो हो सकता है ये आए, या फिर आप जानते हैं इतना इसका परागकण इतना सूक्ष्म होता है और इतना शुष्क होता है कि थोड़ा भी तेजी से हवा चल जाए तो ये सारे के सारे परागकण दूसरे खेत में चले जाएंगे। लगाया था हम अपने लिए, चला गया दूसरे के खेत में। बात समझ में आई? तो ये क्या होगा, चांस फैक्टर हो जाएगा। तो परागण की क्रिया हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इसलिए जो परागकण होते हैं ना वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हो सकता है कुछ परागकण उड़ जावे तो कुछ तो बचेंगे जो इसको परागित करेंगे, ठीक है ना, तो इसीलिए होता है। होंगे तो बहुत सारे, ठीक है ना, इसके लक्षण बहुत सारे होंगे, 5 बहुत है, आप 5 याद रखिएगा, ठीक है ना। हमने जो आपको एकदम बिल्कुल आसानी तरीके से आ सके, समझ में आए, वही लक्षण हमने लिखा है, ठीक। तो ये आपके वायु परागित पुष्प के लक्षण होंगे, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्या है उसके बाद अगर हम बात करें तो वायु परागित पुष्प के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, ठीक ना, किनमें वायु परागण की क्रिया हो सकती है। तो पहला आप याद क्या रखेंगे, मक्का याद रखेंगे, ठीक ना, मक्का में क्या होता है, वायु परागण की क्रिया होती है। दूसरा आप क्या याद रखेंगे, गेहूं याद रखेंगे, ठीक ना,
गेहूं। तीसरा आप क्या याद रखेंगे, धान याद रखेंगे। धान को हम पैडी कहते हैं, ठीक है ना, पैडी, इसको आप याद रखेंगे। जिसे आप चावल भी कहते हैं, एनसीईआरटी में धान नहीं लिखता, चावल लिखता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अब हम चावल में थोड़ा प्राकरण की क्रिया करवाएंगे, तो धान में करवाते हैं ना, तो इसको हम पैडी लिख रहे हैं। मतलब क्या, ये आपको आसानी से समझ में आने वाले एग्जाम्पल है जिसमें प्राकरण की क्रिया वायु के द्वारा होती है। तो ये वायु प्राकरण किसमें होता है, किन पुष्पों में होता है, वो आप जान लिया। उसका एग्जाम्पल भी आप लोगों ने देख लिया कैसे वायु प्राकरण होता है, ठीक ना। अब ये क्या होता है कि ये इनके जो प्राकरण होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इनके जो प्राकरण होते हैं वो वायु में तैरते हुए दूसरे स्टिग्मा पर जाते हैं, लेकिन उसी जाति का पौधा होना चाहिए, ठीक ना। पौधा कैसा होना चाहिए, उसी जाति का होना चाहिए, तभी ये एक्सेप्टेड होंगे, नहीं तो एक्सेप्टेड नहीं होंगे। इसको भी याद रखिएगा। तो ये आपको सारी चीजें आनी चाहिए। देख लीजिए एक बार अच्छे तरीके से, फिर हम साफ करते हैं। हाँ तो बच्चों धन्यवाद, आज का वीडियो बस यहीं तक। फिर आगे हम इसमें आपका वायु प्राकरण हो गया, कवर हो गया है, ठीक है ना। आगे बच क्या रहा, आपका जल प्राकरण बच रहा है। तो जल प्राकरण जो है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो देखते रहिए, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। धन्यवाद।